हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? मैं बनवारीलाल सेवदा, कक्षा 12 पार्ट नंबर 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या नंबर 69 है कि गरीबी का अर्थ बताते हुए, यानी कि गरीबी क्या है, गरीबी का अर्थ बताते हुए इसमें चलाए जाने वाले कार्यक्रम क्या है। यानी कि आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी का अर्थ क्या है, गरीबी के अंतर्गत चलाए गरीबी को दूर करने के लिए, यानी गरीबी के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो इसके अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। तो गरीबी की पहले परिभाषा या गरीबी का जो अर्थ बता रहे हैं कि जिसको यानी कि 2300 कैलोरी, यानी कि कैलोरी है 2300 कैलोरी प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को नहीं मिले। यानी कि जो ये गरीबी है, इस गरीबी को अगर अपन मापते हैं, इसकी परिभाषा देते हैं तो 2300 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, यानी जिसको नहीं मिलता, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में, यानी जिसको 2300 कैलोरी नहीं मिलता वह व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। यानी वो किसकी श्रेणी में रहेगा, गरीब होगा। आगे है कि गरीबी के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हैं। जिसके अंतर्गत गरीबी के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम है, पहला आपको कार्यक्रम है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण। यानी कि जो आपका पहला जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो है स्वरोजगार। स्व का मतलब है व्यक्ति के खुद का, रोजगार यानी उसको व्यक्ति को कार्य दिया जाता है, ग्रामीण यानी कि गांव के क्षेत्रों के युवक व्यक्तियों को यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका नाम है ट्राइसेम। परीक्षा के अंतर्गत ऐसा भी पूछ सकता है कि ट्राइसेम का पूरा नाम क्या है या ट्राइसेम क्या है। तो इसका है कि स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक, यानी कि प्रशिक्षण, यानी कि गांव के लोगों को दिया जाने वाला, यानी कि एक प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण के बाद में लोगों को क्या दिया जाता है, रोजगार। इसे 15 अगस्त यानी कि 1979 को, यानी कि ये जो कार्यक्रम है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण, यह कार्यक्रम यानी कि 15 अगस्त 1979 को केंद्र सरकार को एक समर्पित योजना, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। कब चलाई जाने वाली योजना है, यानी इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे यानी कि कौन से 18 वर्ष से लेकर जो 35 वर्ष के जो युवक हैं, उन युवकों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम यानी कि 15 अगस्त 1979 को चलाया गया कार्यक्रम है, केंद्र सरकार को यानी कि समर्पित, यानी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। 18 से लेकर यानी 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की जो आयु जो युवक है, उनको यह प्रशिक्षण दिया जाता है, जो यानी उद्योग है, व्यापार है, सेवाओं आदि के लिए यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है। कहने का मतलब स्वरोजगार युवक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है 15 अगस्त 1979 को केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली क्या है कि योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 18 वर्ष से लेकर जो 35 वर्ष के जो युवक हैं उनको दिया जाने वाला यानी कि क्या है, प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण किससे संबंधित है, उद्योग है, व्यापार है, सेवा है, इनके लिए दिया जाने वाला क्या है, ये प्रशिक्षण है। कहने का मतलब क्या है, ट्राइसेम क्या है, किसके द्वारा दिया जाने वाला, यानी कि उद्योग है, व्यापार है, सेवा है, इनको दिया जाने वाला क्या है, प्रशिक्षण। ये हो गया इसका आपका स्वरोजगार हेतु ग्रामीण विकास युवक प्रशिक्षण। दूसरा आपका कार्यक्रम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसको इंग्लिश के अंतर्गत अगर लिखते हैं IRDP, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि IRDP का पूरा नाम क्या है या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है। तो ये क्या कार्यक्रम है, IRDP है। ये योजना क्या है कि 1978 से लेकर 1979 के अंतर्गत क्या है, प्रारंभ की योजना, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जो योजना है, इसको अंग्रेजी के अंतर्गत कहते हैं IRDP कहते हैं। यह योजना 1978 और 1979 के अंतर्गत क्या है, प्रारंभ की गई योजना है। यह योजना जो ये एकीकृत ग्रामीण जो विकास कार्यक्रम है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को यानी कि जो दूध देने वाले जो पशु हैं, सिलाई मशीन है, बैलगाड़ी है आदि को, यानी कि आदि के रूप में, यानी लोगों को ये इनके रूप में जब ये जो लोग खरीदते हैं, दूध देने वाले पशु हैं, कोई बैलगाड़ी है, सिलाई मशीन है आदि, अगर कोई वस्तु ये खरीदते हैं इनको क्या दी जाती है, सहायता। कौन देती है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत, कहने का मतलब IRDP के द्वारा दी जाने वाली क्या है, सहायता, जिससे यानी कि गरीबी क्या हो सकती है, दूर। आगे वाला तीसरा है जवान रोजगार योजना, जिसको अंग्रेजी के अंतर्गत कहते हैं JRY
यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने के लिए चलाई जाने वाली योजना है। यानी कि जवान रोजगार योजना क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो गांव के जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो रोजगार को यानी कि लोगों को आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली क्या है योजना। यह योजना कब प्रारंभ की गई है? 1989 से लेकर 1990 में प्रारंभ की गई है। यह एक ऐसी योजना है, जवान रोजगार एक ऐसी योजना है जो 20 अनुपात यानी कि 80 अनुपात 20 पर कार्य करती है। कहने का मतलब है 20 यानी कि यहाँ का राज्य सरकार का 80% यानी केंद्र सरकार का क्या होता है इसके अंतर्गत सहयोग होता है। तो अपन कहते हैं जवान रोजगार जो योजना है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार का 80%, राज्य सरकार का 20% इसके अंतर्गत क्या होता है योगदान होता है। आगे वाला है जिला गरीबी उन्मूलन योजना, यानी कि जिले के अंतर्गत गरीबी को उठाने के लिए चलाई जाने वाली योजना कौन सी है? जिला गरीबी उन्मूलन योजना। ये 22 जुलाई 2000 को प्रारंभ की गई है। यानी कि जो जिला गरीबी उन्मूलन जो योजना है 22 जुलाई 2000 को यानी कि क्या ये प्रारंभ की गई थी। जो गरीबी को दूर करने के योजना, जो गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से बनाई जाने वाली कौन सी है? जिला गरीबी उन्मूलन योजना 22 जुलाई 2000 को क्या है प्रारंभ की गई योजना है। ये अपना एक प्रश्न था कि गरीबी का अर्थ बताते हुए गरीबी को दूर करने के लिए यानी चलाए जाने वाले कौन कौन से कार्यक्रम है? कोई 4 कार्यक्रमों के अंतर्गत नाम बताने। आगे वाला प्रश्न है वर्तमान में गरीबी निवारण। अगर अपन को गरीबी को दूर करने यानी गरीबी निवारण यानी गरीबी को दूर करना है तो उसके लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के नाम बताने की कोई 4 यानी कि 4 कौन कौन से कार्यक्रम है? पहला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सड़क योजना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत एक योजना चलाई जाती है गरीबी को दूर करने के लिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से बनाई जाती है। 25 दिसंबर यानी 2000 के अंतर्गत इसको प्रारंभ की गई थी जिससे नरेगा के रूप में कई लोगों को यानी कि कार्य मिल सके। दूसरे कार्यक्रम है जल संवरण विकास कार्यक्रम, यानी कि जल संवरण विकास कार्यक्रम के रूप में चलाया गया, जैसे मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जैसे सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम। आगे वाला है 20 सूत्री कार्यक्रम और चौथी है प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी एक ऐसी योजना जो 15 अगस्त 2014 को अंतर्गत क्या है प्रारंभ की गई थी। तो अपना प्रश्न है कि वर्तमान में गरीबी निवारण यानी वर्तमान में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से यानी कि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? जो 4 कार्यक्रमों के नाम प्रधानमंत्री सड़क योजना, जल संवरण विकास कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जनधन योजना 4 कार्यक्रम चलाए गए। आगे वाला प्रश्न है चंबल परियोजना के कोई 4 बांधों को समझे, यानी 4 जो बांध है उनके अंतर्गत समझाना कि चंबल परियोजना क्या है। पहले तो चंबल परियोजना का अगर प्रश्न आता है तो चंबल परियोजना का अपन इसके अंतर्गत क्या करते हैं? सबसे पहले इसका परिचय देते हैं, फिर उसके अंतर्गत जो 4 बांध बनाएंगे उसका वर्णन करते हैं। चंबल परियोजना क्या है? चंबल परियोजना एक राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी कि 2 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। यह अपना राजस्थान और ये मध्य प्रदेश यानी 2 ऐसे राज्य हैं जिसके अंतर्गत यानी कि चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना यानी कि दोनों राज्यों के अंतर्गत चलाई जाने वाली एक परियोजना है। इसमें राज्यों की जो हिस्सेदारी आधी आधी होती है, यानी कहने का मतलब है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की जो हिस्सेदारी है वह क्या है? आधी आधी है, जो 1952 और 54 के अंतर्गत क्या है प्रारंभ की गई थी। यानी कि जो चंबल परियोजना है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों के जो जिले हैं तो दोनों राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है, दोनों राज्यों की हिस्सेदारी आधी आधी होती है। 1952 से लेकर 1954 के अंतर्गत इसको क्या है प्रारंभ की गई है। किसको प्रारंभ किया गया? चंबल परियोजना को। तो परीक्षा के अंतर्गत अपना प्रश्न पूछ सकता है चंबल परियोजना यानी किसकी संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों की क्या है संयुक्त परियोजना। अब इसके आगे पूछता है कि 4 बांधों के बारे में पूछता है। पहला आता है बांध गांधी सागर बांध, यानी गांधी सागर बांध कौन सा है? यह बांध यानी 1960 में, कौन सा बांध? गांधी सागर जो बांध है 1960 में मध्य प्रदेश की यानी भानपुरा तहसील में बनाया गया। यानी कि गांधी सागर जो आपका बांध है 1960 के अंतर्गत मध्य प्रदेश अपना राज्य है जिसके अंतर्गत एक भानपुरा यानी कि तहसील है जिसके अंतर्गत गांधी सागर बांध को क्या है बनाया गया। यह बांध यानी 84 से 8 किलोमीटर पहले घाटी के अंतर्गत बनाया गया। यानी कहने का मतलब क्या? गांधी सागर जो बांध बनाया गया ये बांध 1960 में मध्य प्रदेश में भानपुरा तहसील है उसके अंतर्गत बनाया गया। अब ये बांध जो है ये 84 से यानी कि 84 से 8 किलोमीटर दूर एक घाटी है, उस घाटी के अंतर्गत यानी क्या है कि बनाया गया है ये गांधी सागर बांध। एग्जाम में कई बार पूछ रहे गांधी सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है।
कब बनाया गया? 1960 में बनाया गया है। एक भानपुरा तहसील है, भानपुरा तहसील के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भानपुरा, ये बांध यानी कि 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले एक घाटी के अंतर्गत क्या है बनाया गया, गांधी सागर बांध। दूसरा बांध आता है राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध यानी कि गांधी सागर जो बांध है उससे 48 किलोमीटर आगे, यानी कि आपका जो राणा प्रताप सागर जो बांध बनाया गया है, ये बांध यानी गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध क्या है? मध्य प्रदेश में भानपुरा तहसील। तो ये जो आपका राणा प्रताप सागर जो बांध है, ये गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे, यानी कि जो आपका ये जो बनाया गया गांधी सागर बांध है उससे 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में, यानी चूलिया, आपके चंबल नदी है, चूलिया जलप्रपात का नाम है। चूलिया यानी कि जो जलप्रपात उसके समीप रावतबाटा नामक स्थान पर यानी कि 1970 में बनाया गया बांध है। तो राणा प्रताप सागर बांध क्या है कि ये गांधी सागर जो बांध है उससे 48 किलोमीटर यानी कि क्या है 48 किलोमीटर आगे, कौन से? राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से यानी 48 किलोमीटर यानी कि आगे चित्तौड़गढ़ में जो चूलिया जलप्रपात है उसके समीप एक रावतबाटा नामक एक स्थान है, वहां पर यानी कि क्या ये बनाया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये यानी कि बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत चूलिया जो आपका जलप्रपात है उसके समीप यानी कि रावतबाटा नामक एक स्थान है, उसके अंतर्गत यानी कि 1970 के अंतर्गत क्या है बनाया गया बांध है। तीसरा आपका बांध आता है जवाहर सागर बांध। ये रावतबाटा से यानी कि पहले गांधी सागर से आगे 48 किलोमीटर आगे, फिर जवाहर सागर बांध ये रावतबाटा से 38 किलोमीटर यानी कि आगे कोटा के समीप यानी कि कहां पर बनाया गया है? बोरावास गांव के अंतर्गत बनाया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो जवाहर सागर जो बांध है ये यानी कि आपका क्या है कि रावतबाटा है उससे यानी कि 48 किलोमीटर यानी कि कोटा के समीप बोरावास गांव के अंतर्गत बनाया गया। कौन सा बनाया गया है? जवाहर सागर बांध। राणा प्रताप सागर कौन से बांध के आगे? गांधी सागर बांध के आगे 48 किलोमीटर आगे जवाहर सागर बांध यानी रावत जो भाटा है उससे 48 किलोमीटर यानी आगे कोटा जिले के समीप यानी कि बोरावास गांव में बनाया गया है। आगे वाला आता है कोटा बैराज, यानी कि ये एक ऐसा बांध है जो कोटा बैराज यानी कि कोटा शहर के पास यानी बनाया गया बांध है। यहाँ पर एक वर्ड आता है बैराज। बैराज का वो होता है जो जल यानी कि किसी के रूप में, जो सिंचाई के रूप में काम में जिसको यानी नहीं लिया जाता वो बैराज होता है, कोटा है। ये कोटा शहर के पास यानी कि बनाया गया यानी कि आपका क्या है बांध, यानी कि कोटा शहर के पास यानी कि बनाया गया बांध है। हाँ, आगे प्रश्न संख्या नंबर 72, माई बजार सागर परियोजना क्या है? यानी माई बजार सागर जो परियोजना है इसके बारे में कि माई बजार सागर परियोजना क्या है। तो ये क्या है? दक्षिणी राजस्थान यानी कि दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी यानी कि आदिवासी जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों के रूप में जानी जाती है। यानी माई बजार सागर परियोजना है ये राजस्थान के यानी कि क्या है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के रूप में क्या है जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात यानी कि ये जो परियोजना है माई बजार सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात दोनों की क्या है संयुक्त परियोजना, यानी कि ये ऐसी परियोजना है माई बजार सागर परियोजना जो राजस्थान और गुजरात दोनों की क्या है संयुक्त परियोजना, जो 1966 में हुए एक समझौते के अनुसार यानी कि जब ये माई बजार सागर परियोजना है राजस्थान और गुजरात दो राज्यों की यानी कि क्या है संयुक्त परियोजना 1966 के अंतर्गत एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार यानी कि आपका जो राजस्थान का जो हिस्सा है ये 45% है और गुजरात का हिस्सा है ये क्या है 55% है। यानी कहने का मतलब है माई बजार सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात का जो हिस्सेदारी हुई 1966 के अंतर्गत एक समझौता हुआ, उस समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का है 55%। इस परियोजना के अंतर्गत यानी बांसवाड़ा के बोरखोड़ा एक गांव है जिसके अंतर्गत माई बजार सागर यानी कि क्या है बांध बना हुआ है, जिसके यानी कि 3 यानी कि चरणों के अंतर्गत ये पूरा हुआ है। तो माई बजार सागर परियोजना है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 के अंतर्गत हुए एक समझौते के अनुसार राजस्थान का 45% और गुजरात का 55% क्या हिस्सा है। ये इस परियोजना के अंतर्गत यानी कि बांसवाड़ा के बोरखेड़ा एक गांव है जिसके अंतर्गत यानी कि एक बांध बना हुआ है माई बजार सागर बांध बना हुआ है, जिसके कितने चरण जिसके यानी कि 3 चरणों के अंतर्गत ये कार्य पूरा हुआ है। प्रथम चरण है कि इसका जो जल ग्रहण जो क्षेत्र है 6240 यानी कि किलोमीटर में, यानी कि जो प्रथम एक चरण बनाया गया है जल ग्रहण क्षेत्र जिसका यानी कि 6240 किलोमीटर यानी कि इसका जल संग्रहण यानी कि जल भराव क्षमता है। ये यानी कि बांसवाड़ा के समीप यानी कि जो प्रथम चरण है ये बांसवाड़ा के समीप यानी
खेड़ा यानी गांव के अंतर्गत क्या है बनाया हुआ है। तो माई बजार सागर परियोजना का जो आपका प्रथम चरण है, इस चरण के अंतर्गत जो जल भराव क्षमता है 6240 किलोमीटर है, जो यानी कि बांसवाड़ा आपका राजस्थान के अंतर्गत जिला है, जिसमें बोरखेड़ा यानी कि गांव के अंतर्गत क्या है बनाया हुआ है। फिर दूसरा चरण आता है कि डूंगरपुर यानी डूंगरपुर जिले में यानी कि आनंदपुरी व यानी कि सागवाड़ा यानी दोनों तहसील हैं नामक यानी कि दो नहरें निकाली गई, यानी दोनों डूंगरपुर जिले के अंतर्गत एक आनंदपुरी और एक सागवाड़ा दोनों तहसील हैं, इसके नाम से यानी कि क्या दो नहरें यानी कि निकाली गई है, जिसका कुल यानी कि जो लंबाई है वह 854 यानी कि किलोमीटर है। तो माई बजार सागर परियोजना है जिसके अंतर्गत जो दूसरा चरण है ये डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है, आनंदपुरी और सागवाड़ा नामक दो यानी कि नहरें निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई यानी कि 854 किलोमीटर है। फिर तीसरा चरण है कि इसके अंतर्गत दो विद्युत ग्रामों का यानी कि क्या है निर्माण किया गया है, यानी कि इसके अंतर्गत दो प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत बोरखेड़ा नामक गांव के अंतर्गत बांध बनाया गया है, दूसरे चरण में दो नहरें निकाली गई है, तीसरे चरण के अंतर्गत दो विद्युत ग्रामों का क्या है निर्माण किया गया है। 73 नंबर वाला प्रश्न है कि मेणा जनजाति का सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था बताइए, यानी कि जो मेणा की जो जनजाति है इसका सामाजिक जीवन और इसकी अर्थव्यवस्था बताने की किस प्रकार की इसकी अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार इसका सामाजिक जीवन है। तो मेणा आपकी जो जनजाति है मुख्यतः यानी कि राजस्थान के अंतर्गत निवास करने वाली है, जयपुर, अलवर, टोंक और करौली आदि जिलों में क्या करती है निवास। मेणा जनजाति आपके यहाँ पर एक प्रश्न और दे सकता है कि राजस्थान के दिए गए मानचित्र में मेणा जनजाति को दर्शाइए, तो आप कहाँ दर्शाओगे जयपुर, अलवर, टोंक, करौली आदि जिलों के अंतर्गत क्या मेणा जनजाति निवास करती है। मेणा जो जनजाति होती है ये यानी कि इसके दो प्रमुख रूप से वर्ग होते हैं। कई बार मेणा जनजाति के बारे में यह भी पूछ लेते हैं कि मेणा जनजाति इसकी उत्पत्ति किस वर्ष से हुई है, तो मीना शब्द से हुई है, जिसका अवतार यानी मत्स्य अवतार से इसका क्या माना जाता है कि मछली का अवतार इसको माना जाता है मेणा जनजाति। यहाँ पर मेणा जनजाति है इसके दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक जमींदार मेणा और दूसरा चौकीदार मेणा। तो मेणा जनजाति के परिचय के अंतर्गत अपन लिखेंगे कि मेणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, अलवर, टोंक, करौली जिलों के अंतर्गत निवास करती है। मेणा जनजाति के दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक जमींदार मेणा, दूसरा चौकीदार मेणा। फिर आती है मेणा जनजाति के सामाजिक जीवन। तो मेणा जो जनजाति होती है उसके अंतर्गत जो विवाह संबंध होते हैं वह नातेदारी होती है और रक्त संबंधों की महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी मेणा जनजाति के अंतर्गत जो विवाह होते हैं वह नातेदारी प्रथा यानी कि जो नाता प्रथा होती है जिसके अंतर्गत रक्त संबंधों का महत्वपूर्ण यानी किसको माना जाता है, यानी रक्त जिसको अपन अपने जिसमें बोलते हैं कि भाई बहन इनका यानी कि रक्त का महत्वपूर्ण यानी कि संबंध होता है। इसमें लड़के का जो विवाह होता है कमी उम्र के अंतर्गत कर देते हैं। और मेणाओं की जो परंपरा की जो पंचायत होती है वह 4 स्तर होते हैं। और मेणा जो जनजाति होती है वह धार्मिक मेलों के अंतर्गत क्या होते हैं अलग अलग यानी आस्था रखते हैं। जैसे अपन बताएं कि महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में, गणेश जी का सीकर में, रेवासा की जीण माता का यानी कि प्रमुखता रूप से क्या करते हैं मेले बढ़ते हैं। तो मेणा जनजाति के अंतर्गत क्या है 2-3 छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं कि मेणा जनजाति में 2 वर्ग कौन से, जमींदार और चौकीदार मेणा। मेणा जनजाति के अंतर्गत यानी कि धार्मिक यानी कि इसमें जो धार्मिक मेले कौन कौन से हैं, महावीर जी, स्वयं माधोपुर गणेश जी का, सीकर में रेवासा की जीण माता, और उसके बाद में आते हैं मेणा जनजाति की अर्थव्यवस्था। तो मेणा जो जनजाति होती है प्रधानतः कृषक यानी मेणा जनजाति के जो लोग हैं वे प्रमुखता रूप से यदि किसान होते हैं जो कृषि के साथ साथ क्या करते हैं पशुपालन भी करते हैं। और मेणा जनजाति के अंतर्गत बटाईदारी यानी कि कृषि का प्रचलन है। कहने का मतलब क्या है कि जो मेणा जनजाति के जो लोग होते हैं प्रमुखता रूप से किसान होते हैं, कृषि के साथ साथ यानी कि पशुपालन करते हैं। और इस जनजाति के अंतर्गत जो कृषि करते हैं वो बटाईदार यानी कि बटाई के रूप में यानी कि जिसको अपन कहते हैं कि आधी हिस्सेदारी के अंतर्गत जो कृषि करते हैं। और वर्तमान के अंतर्गत जो सरकारी जो सेवा है इनके अंतर्गत इनका क्या बढ़ रहा है, रुझान भी बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही है, आगे वाले वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे।